नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी खबरें जारी है। आपने अगर कोई ट्रेड किया है, नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं एक बड़ी खबर की, कमोडिटी मार्केट की। और खबर यह है कि चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी आ गई है और अब चांदी का भाव 50,000 के बेहद करीब पहुंच चुका है। 49,400 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। 800 रुपए तक की तेजी यहां पर दिख रही है और गोल्ड में भी करीब करीब 300 रुपए की मजबूती आ गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने चांदी के दाम बढ़े हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या आगे और कितनी तेजी हम देख पाएंगे अगले 15 दिन या महीने भर में। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ भार्गव वैद्य साहब जुड़े हैं, BN वैद्य एसोसिएट्स के, अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी के, और तरुण सत्संगी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। वैद्य साहब, क्या लगता है आपको, चांदी की अगर हम बात करें तो अच्छी तेजी हमने देखी है मार्केट में, कितनी तेजी आप अभी अगले एक आध महीने में देख रहे हैं? ये चांदी में थोड़ी तेजी रहेगी और 2,000 रुपये आराम से बढ़ सकते हैं यहाँ से। मगर चांदी में क्या है कि हर एक लेवल पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आप पकड़ के भूल नहीं जा सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि गोल्ड आपने ले लिया, भूल गए तो चलेगा। चांदी में आपको प्रॉफिट एक बार बुक कर लीजिए और फिर वापस आपको पोजीशन लेनी है तो लीजिए। तो 52,500 पे टारगेट करके एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, जो आपको 15 दिन में मिल जाना चाहिए। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड में भले भूल जाएं खरीद के, चांदी में याद रखना होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज और, ये जो आपने कहा कि चांदी में आपको याद रखना होगा, इसके पीछे क्या वजह है? क्या ज्यादा वोलेटाइल होता है चांदी का मार्केट, और क्या तेजी के साथ साथ बड़ी गिरावट की आशंका भी मार्केट में अभी भी बनी हुई है बीच बीच में? जी हाँ, चांदी एक प्रोफेशनल कमोडिटी है। एक नॉर्मल इन्वेस्टर को, जैसे मीन्स आपके बहुत सारे जो देखने वाले होंगे, उनसे मैं कहूँगा चांदी से दूर रहे। चांदी में प्रॉफिट बुकिंग इमीडिएटली करना चाहिए, क्योंकि चांदी एक 80% चांदी का सप्लाई एज अ बाई प्रोडक्ट है। यानी कोई भी तरफ चांदी कभी भी जा सकती है और वॉलेटिलिटी चांदी में सबसे ज्यादा रहती है। जैसे पहले भी हम बोलते थे कि एक कहावत होती है कि चांदी में सटोड़िया होते हैं, यानी मीन्स वो स्पेक्युलेटिव कमोडिटी है। ऊपर कितनी भी जा सकती है, उतनी फास्ट नीचे आ सकती है। और इसलिए चांदी में कीप ऑन बुकिंग प्रॉफिट। और अगर आप प्रोफेशनल नहीं है, आपके जैसे प्रोग्राम रेगुलर नहीं देखते, तो चांदी में मत पड़िए। अगर चांदी में बहुत फास्ट प्रॉफिट बुकिंग मिलेगा, मगर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, एक्टिव इन इट। ये बात आपने बहुत सही कही। एक सवाल सर मेरा आपसे और होगा कि गोल्ड में अभी आपको क्या लग रहा है? गोल्ड में भी तेजी है, हालांकि ऑल टाइम हाई से मार्केट अभी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो गोल्ड की चाल अगले एक डेढ़ महीने में आप क्या देख रहे हैं? गोल्ड में अभी तेजी थोड़ी बहुत बाकी है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक ऑलमोस्ट 49 लाख का भाव आ सकता है। तो और वो एक डेढ़ महीने में हो जाएगा, फिर वहां स्टेडी हो जाएगा। उसमें बहुत लंबी तेजी नहीं है, जिस तरह से मैं चांदी को आपको क्या प्रॉफिट बुक हो जाएगा, वापस नीचे का वापस आ सकते हैं। पर बस गोल्ड में अभी एक आप 47 प्लस जो 47,500 क्रैक आराम से जा सकते हैं। उसके बाद थोड़ा कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया भार्गव वैद्य साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ दो और एक्सपर्ट हैं, उनसे हम जानते हैं। अजय केडिया जी हैं और तरुण सत्संगी जी हैं। अजय जी, इंट्राडे ट्रेडर को आज शाम के कारोबार के लिए, चूंकि आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, तो अभी कौन सा ट्रेड लिया जाए, गोल्ड में या सिल्वर में, और रात के 11:30 बजे तक प्रॉफिट बुक कर लिया जाए? किस तरह का ट्रेड लेना ठीक रहेगा?
गुड इवनिंग मित्र जी। डेफिनेटली देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में हमने वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखी है, तो आई थिंक कोई भी ट्रेड अगर हम इवनिंग सेशन के लिए लेते हैं तो इमीडिएट प्रॉफिट बुक करते हुए निकलिए। खास करके अगर गोल्ड की बात करें तो मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा 47 के ऊपर प्राइजेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रही है। तो इवनिंग सेशन के लिए मुझे लगता है गोल्ड में तेजी रहेगी, बट 850-900 तक का लेवल मिले वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। चांदी में जिस ढंग से 49,000 का लेवल अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रीच किया है, तो मे बी ये थोड़ा-सा और अप हो सकता है, जो 49,800-850 तक का भी लेवल दिखा दे। बट कॉशियस रहिए, क्योंकि पूरे फंडामेंटल में अगर हम देखें तो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है अदर देन यूएस एंड चाइना जो टेंशन बढ़ा है, जो गोल्ड को सपोर्ट करे। नो डाउट डॉलर इंडेक्स में हमने जो गिरावट देखी वो भी एक थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है। बट आज फ्राइडे है और जनरली हम देखते हैं कि फ्राइडे के अंदर हम लोग एक टर्म यूज करते हैं रिवर्स ट्रेड, मींस मंडे टू थर्सडे जो भी कमोडिटीज में अच्छी तेजी रहती है, जनरली देखा जाता है कि फ्राइडे में एक प्रॉफिट बुकिंग आता है। तो आई थिंक 7:30-8 बजे तक मार्केट में तेजी रह सकती है, बट उसके बियॉन्ड एक अच्छे करेक्शन के लिए हमें बुलियन में तैयार रहना चाहिए। ठीक है। ओके, तरुण जी आपका क्या कमेंट है अभी करंट मार्केट प्राइस पर गोल्ड और सिल्वर में आज के लिए कोई ट्रेड लेना चाहिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। आई थिंक गोल्ड में मेरे को लगता है कि हायर रेंजेस पर सेलिंग देखने को मिलेगा। 46,950 या नियर बाई रेंजेस आता है, सेलिंग किया जा सकता है। 47,150 के ऊपर का स्टॉप लॉस प्लेस करें, और मेरे को ऐसा लगता है कि आज या कपल ऑफ डेज के अंदर ये 46,000 45,500 तक आना चाहिए। एंड सर्टेनली जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स को डंप किया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कहीं सेलिंग ऑफ लेट गोल्ड में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी जो ओपन अप हो रही है उसके चलते रिस्की एसेट क्लास में बाइंग देखने को मिल रहा है, साइमल्टेनियसली सेफ हेवन डम किए जा रहे हैं। और यूएस और चाइना का जो डिस्प्यूट है, टेंशंस हैं, फिर से एस्केलेट जरूर हो रही है, लेकिन उसका इम्पैक्ट मुझे ऐसा लगता है फॉर द सम टाइम नाउ नहीं देखने को मिलेगा एसेट क्लासेस पर। तो ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ग्लोबल इकोनॉमी जिस तरीके से ओपन की जाएंगी उनके बेस के ऊपर। ठीक है। ओके, तो ये रहा आपकी गोल्ड और सिल्वर के ऊपर है कि आपको अभी करना क्या है, इस पर आप नज़र रखिए। आगे हम बढ़ेंगे, बात करेंगे कुछ और कमोडिटी की, लेकिन उससे पहले एक खबर ये है कि चने की सरकारी खरीद 9 लाख टन के पार पहुंच चुकी है। ये जो आंकड़े हैं 9 लाख टन के, ये कितने संतोषजनक हैं? क्या ये पर्याप्त हैं या इसमें अभी बहुत कमी है? इस पर डिटेल में समझाने के लिए हमारे साथ एग्री ट्रेडर और एग्री मार्केट के एक्सपर्ट सुनील बलदेवा साहब जुड़ रहे हैं। सुनील जी बहुत स्वागत है। 9 लाख टन से ज़्यादा खरीद हो चुकी है चने की। क्या इसे पर्याप्त माना जाए, संतोषजनक माना जाए? मुझे लगता है मृत्युंजय जी, इस बार इसको संतोषजनक इसलिए नहीं मानेंगे कि कोविड-19 के चलते सरकार को जो है बफर स्टॉक ज्यादा चाहिए, प्लस पीएम योजना, अन्य योजना फंड में योजना में भी माल को, दालों को बांटने के लिए भी दाल चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसका एक बड़ा भाग अभी भी खरीदना सरकार का बाकी है, और सरकार की खुद की जो टारगेट है वो 27.32 है। और कल भी आपने जब एमपी के एग्रीकल्चर मिनिस्टर से जब इंटरव्यू ले रहे थे तो वो खुद ही कह रहे थे कि हम खुद ही 11 लाख टन खरीदेंगे, उससे भी ज्यादा मात्रा में जा सकते हैं। तो अभी तो एमपी का अकेले का टारगेट जितना माल नहीं हुआ। तो मुझे ये लगता है कि मानसून आने के बाद तो कुछ मुझे लगता है खरीदी में कुछ रुकावट आ सकती है, लेकिन मानसून जब तक आएगा, 18-20 तारीख के लगभग एमपी में आता है, राजस्थान में 1 जुलाई तक आता है, तब तक ये खरीदी लगभग चालू रहेगी। और मुझे लगता है 20 और 22 लाख टन इस खरीदी का टारगेट का जो है उसके आसपास सरकार जरूर पहुंचनी चाहिए। 27 लाख टन में तो मुझे थोड़ा सा संशय लग रहा है, लेकिन 20 से 22 लाख टन भी गवर्नमेंट खरीदती है तो गवर्नमेंट के लिए बफर स्टॉक और पीएम अन्न योजना में दोनों में बांटने के लिए फिर ये पर्याप्त स्टॉक होगा। लेकिन एक खास बात आपको बताऊं कि अभी जून महीना कल से, परसों से चालू होने वाला है, और करीबन 35 से 40% पूरे हिंदुस्तान के अपन माने तो एक फसल आ चुकी है। साउथ की यदि राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटका वगैरह में 65-70% फसल आ चुकी है, और राजस्थान, एमपी की बात करें, गुजरात और यूपी की बात करें तो करीबन 30% फसल आ चुकी है। लेकिन कहीं पे भी एक बोरी इस बार स्टॉक नहीं हुआ है, व्यापारी अभी स्टॉक से दूर है। तो मुझे लगता है कि जब यदि कोई किसान इसको रोक के बेचेगा, यदि उसका माल यदि सरकारी योजना में नहीं तुल पा रहा है, यदि उसको कुछ दिनों के लिए रोक के बेचेगा, तो मुझे लगता है एमएसपी के लगभग मंडियों में भाव पहुंच जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है।
ओके, ठीक है। तो ये राय है आपकी कि किस तरह की खरीद यहाँ पर हो रही है। एमपी सरकार ने जो कहा है कि 30 जून तक भी खरीद की समय सीमा बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा भी खरीद सकते हैं, इसका क्या मतलब समझा जाए और क्या आपको लगता है कि अगर ज़्यादा खरीद होती है या फिर 30 जून तक खरीद होती है तो किसान अपना पूरा माल बेच पाएंगे सरकारी भाव पर? मर्ती जी, सेंट्रल की तरफ से सीधा निर्देश है कि जिस तारीख को आपकी खरीद होगी उससे 90 दिन तक आपको खरीद करनी है। इस बार खरीद 29 तारीख से आपके एमपी में हुई है और 30 तारीख से राजस्थान हुई है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि 28 जुलाई तक सेंट्रल के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट खरीदी को चालू रख सकती है। तो 30 जुलाई क्या, मैं तो सोच रहा हूँ कि यदि मानसून का देखना, मानसून की जरूर रुकावट है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि यदि एमपी गवर्नमेंट जिस हिसाब से कल बोल रहे थे और मेरी जब जहाँ तक बात होती है, मुझे तो ये लगता है कि यदि उनका टारगेट पूरा नहीं होता है, किसानों का माल पूरा नहीं तुलता है, तो वो जुलाई में भी चालू रख सकते हैं। लेकिन मुझे यदि उनका 10-12 लाख टन यदि तुल जाता है तो वो जरूर अपनी परचेज को स्टॉप करेंगे। तो मैं इन तारीखों में नहीं जाके, मैं शायद क्वांटिटी ज्यादा मुझे लगता है जाना ज्यादा उचित रहेगा कि क्वांटिटी यदि 10-12 लाख टन हो जाते हैं, क्योंकि इस बार एमपी की फसल कम है कुछ, तो 10-12 लाख टन करीबन यदि माल तुल जाता है तो मुझे लगता है काफी सफिशिएंट होकर उसके बाद में जब सप्लाई टाइट हो जाएगी मार्केट की और डिमांड आएगी, उस समय किसानों का माल ओपन मार्केट में भी एक अच्छे दामों में और रेस्पेक्टफुल दामों में बिकेगा, ऐसा मेरा मानना है। और मैं आपके चैनल के थ्रू आखिरी किसानों को एक्सपोर्ट, आखिरी सवाल आपसे जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि आप एफ्टा के ऑल इंडिया फार्मर्स एंड ट्रेडर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। आप लोगों ने मांग की है कि चने पर एक्सपोर्ट इंसेंटिव दिया जाए 7% का। इसकी कितनी संभावना है? इस मुद्दे पर क्या बातचीत हुई है आपकी सरकार से? मतेंद्र जी, ये लेटर लिखा गया है, इसके साथ में मैंने बात भी की है कॉमर्स मिनिस्ट्री में। तो मैंने उनको पहले ये बताया भी कि हमारी कुछ, मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूं कि देसी चना इस बार एक्सपोर्ट हो रहा है। जो सुबह इंटरव्यू में आ रहा था कि देसी चना की डिमांड नहीं रहती है, वो सही नहीं है। देसी चना एक्सपोर्ट हो रहा है और हम करीबन 7,000 टन देसी चना एक्सपोर्ट कर चुके हैं। दुबई और बांग्लादेश दोनों कंट्रियों में हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं। $610 में दुबई में माल गया है, $640 में बांग्लादेश से माल गया है। उसके बाद क्या हुआ, जो ही हमने एक्सपोर्ट में वहाँ पे माल भेजना चालू किया तो वो इंटरनेशनल मार्केट थोड़ी सी नीचे आ गई, तो हमारा जो है एक्सपोर्ट रुक गया। यदि गवर्नमेंट 7% इंसेंटिव दे देते हैं तो हम वापस कंपटीशन में आएंगे और मुझे लगता है कि हम 1 से 1.5 लाख टन माल जो है दुबई और बांग्लादेश और आसपास की दूसरी कंट्रियों में, नेपाल जैसी दूसरी कंट्रियों में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पहला सवाल है राजा राम का। पूछिए राजा राम जी। जी सर जी, आज में 100 बोरी गुआर पड़ा है, तो ये मानसून तो टाइम पे आ रहा है, तो इसको आगे के लिए रखें या बेच दें? हेलो, ग्वार को अभी रखना चाहिए या बेचना चाहिए, ये आप जानना चाहते हैं। क्या करना चाहिए अजय जी? ग्वार अगर किसी के पास है तो क्या उनको अभी रखना चाहिए, आगे अच्छा भाव मिलेगा? देखिए, मुझे लगता है कि 30 जून तक वेट करना चाहिए, बिकॉज नो डाउट मानसून अच्छा हम बता रहे हैं, बट पिछली बार भी जैसे हमने देखा कि डिले स्टार्ट हुआ था, उसका इम्पैक्ट हमने प्राइजेस पे भी पड़ते हुए देखा था। टाइमिंग मुझे लगता है टू अर्ली टू से, बट मुझे लगता है कि अगर हम गवार सीड की अगर बात करें तो 3150 31,200 तक का एक बेस बन चुका है। जब तक प्राइजेस 3650 या 3680 के ऊपर नहीं निकलता, एक दायरे में रहेगा, तो 30 जून तक इनको वेट करना चाहिए। एक बार मानसून राजस्थान तक पहुंच जाता है उसके बाद आगे की अपडेट रहेगी। बट जरूर ये है कि 3-4 सालों में जो प्राइजेस नहीं मिले, इसके चलते हमें लगता है इस बार एरिया अंडर कल्टीवेशन में भारी गिरावट रह सकती है गवार में, क्योंकि प्राइसिंग नहीं मिल पा रही है फार्मर्स को, और कैरी ओवर स्टॉक जो अब तक काफी था पिछले साल तक, वो थोड़े बहुत कम भी हुआ है। तो ओवरऑल आई एम वेटिंग कि 30 जून एक बार मानसून का अपडेट कैसे निकलता है और सोइंग का फिगर क्या रहता है, उसके बाद ही मुझे लगता है कि प्राइजेस में एक उछाल मिल सकता है, जो जुलाई अगस्त तक वापस करीबन 4,000 तक का लेवल मिल जाए। ठीक है, बलवीर हैं पंजाब से। पूछिए बलवीर। सर, नेचुरल गैस में लॉन्ग करने का सही समय है कि नहीं? नेचुरल गैस में लॉन्ग करने का सही समय है या नहीं, बताइए तरुण जी। क्या लॉन्ग करने का ठीक वक्त है नेचुरल गैस में भी, या थोड़ा रुकें, वेट करें?
आई थिंक जिस तरीके के प्राइस पैटर्न बने हैं लास्ट 2 मंथ्स के अंदर, उसमें 125 नियर बाई रेंजेस पे इस कमोडिटी के अंदर अच्छा बाइंग निकल के आ रहा है। 150 155 के आसपास अच्छा प्रेशर देखने को मिल रहा है। सर्टेनली काफी लो लेवल है। अगर बाय इनको करना है तो 125 130 के बीच में अगर डिप्स के चलते प्राइस आता है तो बाय करना चाहिए। जब तक ये 118 के नीचे क्लोज नहीं देगा, मेरा ऐसा मानना है कि इसमें है ना गिरावट फर्दर देखने को नहीं मिलेगी। एंड डिपेंड करता है कि अभी समर में एक्चुअली जो कूलिंग डिमांड है यूएस में कैसा निकल कर आता है, एंड पेस ऑफ जो रिफलिंग है वो यूएस में कैसा रहता है। दैट विल ड्राइव लॉन्ग टर्म स्टोरी ऑफ दिस कमोडिटी। बट मेरा ऐसा मानना है कि अल्टीमेटली अगर ये 130 125 से लॉन्ग बिल्डअप करेंगे और 155 का भाव इनको ऑफलेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगला सवाल सदलपुर से है, पूछिए। गुड इवनिंग सर। सर कॉपर के अंदर हाईएस्ट, कॉपर में अभी फिलहाल 15-20 दिन में ऊपर का टारगेट क्या लगता है सर? कॉपर में 15-20 दिन में ऊपर का टारगेट क्या लगता है, बताइए तरुण जी, क्या लगता है टारगेट आपको अगले 15-20 दिनों में कॉपर का? हमने देखा है मोस्ट ऑफ अप्रैल और मई के अंदर कॉपर का जो ट्रेंड रहा है वो नीचे से रिकवरी का ही रहा है और काफ़ी अच्छा इसमें रिकवरी देखा है। 370 जब प्राइस हुआ करते थे, आज 410 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमी को जिस तरीके से ओपन अप किया जा रहा है उसके चलते हमने देखा है कि रिस्कियर एसेट क्लासेस लाइक ग्लोबल स्टॉक्स हुए, इंडस्ट्रियल कमोडिटीज हुई, इनमें काफ़ी अच्छा रैली आते हुए देखा है। मेरा ऐसा मानना है कॉपर में जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू करेगा। एंड अगर जैसे कि उन्होंने पूछा 1 महीने के अंदर कैसा लगता है कॉपर, तो मेरा ऐसा मानना है कि कॉपर 430 तक भी आ सकता है इन 1 मंथ टाइम फ्रेम। ठीक है, हितेश हैं हमारे साथ, एमपी से, मध्य प्रदेश से, पूछिए हितेश। जी सर, मैं सोयाबीन का 1 महीने का व्यू देखना चाहता हूँ। हेलो। अच्छा, सोयाबीन का 1 महीने का व्यू। अजय जी, क्या व्यू है 1 महीने का सोयाबीन का आपका? देखिए, मुझे लगता है सोयाबीन एक दायरे में रहेगा 3500 से लेकर 3950। पिछले 2 दिनों में भी हमने देखा मार्केट में तेजी जरूर आई, बट 3900 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। सामने सोइंग भी स्टार्ट हो चुकी है, तो आई थिंक जो प्रेशर है अराइवल्स का वो और बढ़ेगा, जो फार्मर्स के पास माल पहले से पड़ा था। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अगले 1 महीने में प्राइजेस 3500-3550 तक फिर से दिखा सकता है। लेवाली से बचना चाहिए। जब तक प्राइजेस 3950 का लेवल नहीं तोड़ता है, पॉसिबिलिटी है 3550 तक के भी लेवल हम सोयाबीन में देख पाएंगे। ओके, विजय हैं हमारे साथ एमपी से, पूछिए विजय जी। मेरा सवाल चने पर है सर। चना क्या एमएसपी पे आ जाएगा? मंडियों में तो 39 करीब 3940 बिच रहा है, 1000 रुपए नीचे बिच रहा है एमएसपी से। क्या आया? हाँ ठीक बात। 1 आध महीने में बताइए अजय जी, क्या एमएसपी के लेवल तक चना आने की उम्मीद की जाए? देखिए, ECA एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जब तक था तब तक तो उम्मीद थोड़ी कम थी, क्योंकि पहले भी हमने देखा 4500-4600 तक जाकर प्राइजेस में गिरावट आती। बट जिस दिन से अमेंडमेंट हुआ है, आई थिंक आई एम वेरी मच बुलिश। जो फंडामेंटल दिखा रहे अदर पल्स कॉम्प्लेक्स में भी, वो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि चने में भी तेजी आई चाहिए। नो डाउट इस बार क्रॉप साइज थोड़ी अच्छी होने की वजह से और अराइवल पीरियड था जिसकी वजह से मंडियों में थोड़े दबाव ज्यादा दिखी गए। बट फ्यूचर पे हमने देखा 4000 का लेवल नहीं तोड़ पा रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि इनको अगस्त तक वेट करना पड़ेगा। अगस्त तक मुझे लगता है कि प्राइजेस 5000 तक का भी लेवल दिखा सकता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि काउंटर काफी स्ट्रांग है करंट लेवल्स पे, और अप साइड में मुझे लगता है कि ये एमएसपी को क्रॉस करके 5000 तक का लेवल अगस्त तक दिखा देगा। ठीक है, पवन जुड़ रहे हैं हमारे साथ चंदौसी से, पूछिए पवन जी। सर जी, ये जून का मैन था, इसमें वॉल्यूम नहीं है कतई भी, और क्या स्थिति बन रही है इसकी? सीजन आने वाला है, जून में मैन था। बेस्ट भाई मुझे क्या मिलेगा नीचे से नीचे, क्या लग रहा है साहब? जो है जरा मुझे आखिर तक जून एंड का बता दीजिए जो मेरी बेस्ट बाई पड़ जाए। अच्छा ठीक है, बताइए अजय जी, क्या आउटलुक है आपका मेंथा के ऊपर? मेंथा में हमने पहले भी कहा था जब 1300 का भाव तक है, इस बार सोइंग एरिया काफी बड़ी है, और साथ में हमने जो कोविड-19 की वजह से इंडस्ट्रियल डिमांड में एक बार विराम लगते हुए देखा, जिसके चलते प्राइजेस में दबाव बना हुआ है।
मुझे लगता है इनको जून नहीं, इनको जुलाई मिड तक का वेट करना चाहिए। आई थिंक नीचे में 850 से 900 रुपए तक के भी लेवल मैंथा में देखने मिल सकते हैं। टाइमिंग क्रॉप आने में बस मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक से थोड़ा बहुत स्टार्ट होना चालू हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत डिले है कोविड-19 की वजह से, लेबर इशू की वजह से। तो आज थोड़ा सपोर्ट मिला, बट ओवरऑल अगर जुलाई मिड तक की बात करें तो 850-900 का एक बेस मुझे लगता है मिल जाना चाहिए, वहां पे ये बाइंग करके चल सकते हैं। ठीक है, राजू हैं मुंबई से, पूछिए राजू जी। सर जी नमस्कार। हेलो। नमस्कार, पूछिए। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, गोल्ड ने जो भी गोल्ड ने 1-1.5 साल में जो रिटर्न दिया है अभी, और आज मैं अगर गोल्ड खरीदता हूँ तो 5 साल बाद में क्या भाव होगा गोल्ड का? बहुत लंबी सोच रहे हैं सर आप। बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आप इतना लंबा तो सोच रहे हैं। बताइए तरुण जी, 5 साल के लिए गोल्ड लेना ठीक है क्या? सी देखिए, अनडाउटेडली हमने गोल्ड के अंदर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आते हुए देखे हैं लास्ट 20 ईयर्स में, और मेरा ऐसा मानना है ये फिनोमेना कंटिन्यू करेगा। जिस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमीज का जो अंडर परफॉर्मेंस रहेगा फॉर कपल ऑफ ईयर्स फ्रॉम नाउ, सर्टेनली वो जो है कहीं ना कहीं गोल्ड की रैली को स्टॉप करेगा। बट मैं इनको सजेस्ट करूँगा करंट प्राइस पर बाय ना करें। मेरे को एक गोल्ड में डाउनसाइड रिस्क लगता है। जिस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी को ओपन किया जा रहा है, उसका एक जो सेफ हेवन बाइंग हमने देखा था जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर के अंदर, वो कहीं ना कहीं सेफ हेवन बाइंग को डंप करते हुए हम देखेंगे फर्स्ट 2-3 मंथ्स ऑफ दिस ईयर जो अभी आने वाले हैं। उस टेन्योर में गोल्ड पॉसिबली 40,000 तक आ जाएगा। 40,000 का अगर ये लॉन्ग इनिशिएट करेंगे फॉर 5 ईयर टाइम फ्रेम, सर्टेनली इनको 55,000 के आसपास के प्राइस देखने को मिलेंगे। ओके, अगला सवाल रामचंद्र का है, राजस्थान से हैं हमारे साथ। पूछिए रामचंद्र जी। हाँ जी, सरसों में इस साल धर्मचंद जी पूछिए। हाँ सर, सरसों में प्रोडक्शन इस साल कितना है और आगे 1-2 महीने में क्या भाव मिल सकते हैं? बताइए अजय जी। देखिए, हमने सरसों में देखा इस बार प्रोडक्शन पिछले साल के मुकाबले ठीक ही रहा है, बट इस बार अराइवल में जो कंसर्न्स हुए थे, इसके चलते प्राइजेस में हमने काफ़ी स्ट्रांग रैली आती हुई देखी थी। हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइजेस में 4300 तक का लेवल दिखा दे, बट जिस ढंग से हमने दिखा अराइवल में और थोड़ी डिले हुई है, प्राइजेस 4500 का भी लेवल दिखा दिया है। डेली वीकली चार्ट्स पे अगर देखें तो अभी भी कोई ऐसा थ्रेट दिखाई नहीं दे रहा है कि प्राइजेस में बड़ा करेक्शन आ जाए। टाइमिंग मुझे लगता है कि प्राइजेस 4700 के लिए भी तैयारी कर रखा है, अनलेस एंड अनटिल 43 का लेवल नहीं टूटता। तो मुझे लगता है अभी जो अराइवल्स है थोड़े बहुत अभी भी रुक रुक के ही आ रहे, कंसर्न्स है वहाँ पे। तो जब तक 4300 का लेवल नहीं तोड़ता, आई एम वेरी मच बुलिश। 4650 से 4700 तक का भी लेवल आपको मस्टर्ड में देखने मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अजय जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मुझे लगता है पहली रैपिड फायर में गोल्ड रहना चाहिए, जिस ढंग से गोल्ड फिर से आज तेजी दिखा रहा है। आई थिंक अपसाइड में मुझे लगता है 46,900-950 तक का लेवल दिखा देगा, बट ध्यान रखिए शाम को यूएस मार्केट ओपन होने तक मार्केट में तेजी रहेगी। 7:30-8 बजे के बाद फिर से हम एक प्रॉफिट बुकिंग देख पाएंगे। आपकी कॉल तरुण जी। मैं कॉपर में बुलिश हूँ। आई थिंक ये काउंटर 409 के आसपास बाय करना चाहिए, स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 405 के नीचे, एंड 2-3 डेज के अंदर मुझे लगता है 420-425 हायर रेंज में प्राइस आएगा। आपकी आखिरी कॉल अजय जी। मुझे लगता है कि बेस मेटल में एक अच्छी रिकवरी है, खास करके कॉपर की बात करें तो पहले भी मैंने कहा था कि 412 के ऊपर अगर प्राइजेस सस्टेन कर जाते तो 418 तक का लेवल दिखा देगा। टाइमिंग मुझे लगता है कि 416 तक के लिए लेके चलिए। 418 का लेवल तोड़ने पे हम 428 तक के भी लेवल देख पाएंगे। ओके, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका, तरुण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। फटाफट आपको बता दें, जीडीपी के नंबर आ गए हैं। Q4 FY20 में जीडीपी के नंबर अनुमान से बेहतर आए हैं। 3.2% अनुमान था 2.1% का। ये चौथी तिमाही
वित्त वर्ष 2020 की चौथी तिमाही के जीडीपी के नंबर हैं और अनुमान से बेहतर आए हैं। और Q4 में जो Q&Q के बेसिस पर जो जीडीपी ग्रोथ है वो घटा है 4.7 से घटकर 3.1%, लेकिन अनुमान के मुकाबले बेहतर है, लेकिन Q&Q बेसिस पर देखें तो उसके मुकाबले कम है।